हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूं। तो क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है। क्लास 7 की बुक के 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज 6वां चैप्टर पढ़ेंगे, जीवों में श्वसन। अच्छा लेसन है। इसमें श्वसन के बारे में जानेंगे, श्वसन क्रिया के बारे में जानेंगे, श्वसन में शरीर के कौन कौन से अंग भाग लेते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न आपको इससे जरूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं रात को 9 बजे कराती हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिए, आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। तो सांस लेना एक प्रमुख चरण है श्वसन का। तो हम श्वसन क्यों करते हैं, सबसे पहले तो यही जानना आवश्यक है। तो चलिए जान लेते हैं। लिखा है, अध्याय 2 में आपने पढ़ा कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। यह अध्याय 2 में मैंने आपको बताया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। साथ में आपको ये भी याद रखना है, कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा कहाँ से आती है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह भोजन से ही प्राप्त होती है। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। यानी हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। यानी कि जो वायु हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होती है यह शरीर के सभी भागों में और प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है, यानी प्रत्येक कोशिका तक ये पहुंचती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। तो ये आपको याद रखना है, जितने भी जीव हैं उन सभी की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, यानी कोशिकाओं में भी श्वसन होता है। क्योंकि कोशिका जो है भोजन के विखंडन के प्रक्रम में, कोशिका के भोजन के विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है, और यही कोशिकीय श्वसन कहलाता है। आगे लिखा है, कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। यानी कि कोशिका के अंदर जो भोजन होता है वह ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो वह वायवीय श्वसन कहलाता है।
यानी कि जब ग्लूकोज विखंडित होता है ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है तो यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ये आपको याद रखना है। तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है। आगे लिखा है संभवतः आपको मालूम होगा कि ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। यानी इन्हें वायु की जरूरत नहीं होती, ये वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं, क्योंकि इनमें जो श्वसन होता है वह अवायवीय श्वसन होता है और उसी से ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे लिखा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। यानी अब ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो ग्लूकोज विखंडित हो रहा है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में, और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति थी तब ग्लूकोज विखंडित हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। तो ये दोनों अंतर आपको याद रखने हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, लिखा है ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने के लिए किया जाता है। आगे लिखा है हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। तो जब कभी भी हम लोग दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं या वजन उठाते हैं तो क्या होता है, अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वह सीमित ही है। तो ऐसी स्थितियों में जो पेशी कोशिकाएं होती हैं ये अवायवीय श्वसन करती हैं और उसके द्वारा क्या करती हैं, ऊर्जा की जो अतिरिक्त मांग होती है उसे पूरा करती हैं। तो उस समय क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है पेशी में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में विखंडित होता है, यानी ऊर्जा निकलती है और ये लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। आगे लिखा है क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। तो जब कभी भी आप व्यायाम करते हैं या अधिक व्यायाम कर लेते हैं या अधिक पैदल चल लेते हैं तो आपके शरीर में दर्द होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि पेशियां जो हैं अवायवीय श्वसन करती हैं और इसमें ग्लूकोज का जो आंशिक विखंडन होता है यह लैक्टिक अम्ल में और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, और ये लैक्टिक अम्ल जो है पेशियों में इनका संचयन हो जाता है, तो इसीलिए शरीर में दर्द होता है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अधिक व्यायाम करने से पेशियों में दर्द क्यों होता है, तो लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण। ये आपको याद रखना है। अब इसका उपाय क्या है, तो गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है, यानी जो लैक्टिक अम्ल पेशियों में संचित हो गया था, तो यदि जब गर्म पानी से स्नान कर लेते हैं या मालिश करवाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ते ही लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। तो इसीलिए दर्द से आराम मिल जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जान लिया कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, पूरी क्रिया के बारे में समझ लिया
अब लिखा है कि श्वसन क्या है और ये कैसे करते हैं। तो लिखा है श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यानी जब हम ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर लेते हैं यानी सांस जब लेते हैं तो ये अंतःश्वसन कहलाता है, और जब सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो उसे कहते हैं उच्छ्वसन। आगे लिखा है यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। यानी ये हर समय होता रहता है। हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, श्वसन हमेशा ही चलता रहता है। आगे लिखा है कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। यानी जो एक सांस होती है वह कहलाती है जब हम वायु को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, यानी एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन, तो ये मिलकर एक सांस बनाते हैं। आगे लिखा है क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप यह जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? तो हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है कि श्वसन दर कितनी होती है, यानी जो वयस्क व्यक्ति होता है वह 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो लिखा है तो हमें क्रियाकलाप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ये जानना है कि जो वयस्क व्यक्ति होता है वह 1 मिनट में कितनी सांसें लेता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, व्यायाम कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो जो श्वसन दर है वह बढ़ जाती है और सामान्य श्वसन दर जो है सामान्य व्यक्ति में 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। आगे लिखा है आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। यह भोजन के विखंडन दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है और इस क्रियाकलाप के बाद शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख लगती है। क्योंकि भोजन की विखंडन दर बढ़ जाती है और जो ऊर्जा है अधिक मात्रा में निर्मुक्त होने लगती है तो हमें फिर जल्दी से भूख भी लगने लगती है। अब यहाँ लिखा हुआ है जब आप उनीदे होते हैं यानी आपको नींद आ रही होती है तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? तो इस अवस्था में श्वसन दर कम हो जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति भी कम हो जाती है। अब लिखा है हम श्वास कैसे लेते हैं, यानी श्वास लेने की क्रिया को समझाया जा रहा है। तो लिखा है आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथनों से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय
पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। तो ये आप चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आप देख लीजिए, ये नासा गुहा है, यहाँ से वायु प्रवेश करती है और आती है श्वास नली में। उसके बाद जाती है फेफड़ों में। फेफड़े जो हैं इस तरीके से पसली पिंजर से घिरे रहते हैं। ये डायफ्राम है, ये वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। अंतः श्वसन में क्या होता है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो क्या होता है, पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। आप अभी श्वास लेकर देखिए, अंदर की ओर जब आप श्वास लेंगे तो आपकी पसलियां ऊपर और बाहर की ओर आएंगी और आपका जो डायफ्राम है वह नीचे की ओर आएगा। इस गति में क्या होगा, वक्ष गुहा का जो आयतन है वह बढ़ जाएगा और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भरे होते हैं। जब अंतः श्वसन होता है तो वायु जो है फेफड़ों में भरी होती है। अब क्या होता है, वायु को बाहर निकालते हैं तो पसलियां नीचे की ओर और अंदर की ओर आ जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और वक्ष गुहा का जो आयतन है वह कम हो जाता है। तो इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है, यानी निकाल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए, उदर की गति को अनुभव कीजिए। यहाँ फिर से चित्र के माध्यम से समझाया जा रहा है। वायु अंदर जा रही है, पसलियां जो हैं बाहर की ओर गति कर रही हैं, डायफ्राम नीचे की ओर आ रहा है। ये अंतः श्वसन है, यानी हम श्वास को अंदर ले रहे हैं। अब जब श्वास छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं, डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और वायु जो है बाहर निकल जाती है। तो ये श्वास लेने की क्रिया है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है कि धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबद्ध है, इससे अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि अंतः श्वसन के समय वायु जो है फेफड़ों में भर जाती है और जो लोग धूम्रपान करते हैं तो उस धुएं से फेफड़ों को हानि पहुंचती है। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूल, पराग कण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी क्या लिखी हुई है, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कण को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कि श्वास केवल नाक से लिया जाए, क्योंकि यदि आप मुंह से सांस लेते हैं तो ये जितने भी धूल, कण, धुआं है ये हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं, और नाक द्वारा जब सांस लेते हैं तो नासा गुहा में जो रोम होते हैं उनमें ये फंस जाते हैं, तो ये अंदर नहीं जा पाते। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है हम उच्च वसन में बाहर क्या निकालते हैं। तो हम उच्च वसन यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें गैसों का मिश्रण बाहर निकलता है, लेकिन उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, तो ये आपको याद रखना है। और जब श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बेहतर जीवन के लिए श्वास। तो नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम यानी प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसीलिए नियमित प्राणायाम करना चाहिए। तो मनुष्य के श्वसन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन जंतु कैसे श्वसन करते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है। तो लिखा है अन्य जंतुओं में
श्वसन, यानी जो जंतु होते हैं वह किस प्रकार से श्वसन करते हैं। तो लिखा है हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं। यानी कि ये सभी जो जीव जंतु हैं, जिस प्रकार से मनुष्य में फेफड़े होते हैं उस प्रकार से इनके पास भी फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करें। तो एक एक करके जीवों के बारे में समझाया गया है। सबसे पहले लिखा है कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच कैसे श्वास लेते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आ जाती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। यानी जो कीट होते हैं उनमें क्या होते हैं? श्वास रंध्र होते हैं और अंदर होते हैं श्वास नाल। तो श्वास रंध्रों से वायु अंदर प्रवेश होती है और श्वास नालों से शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाती है और इसी प्रकार से फिर बाहर निकलती है। तो इस प्रकार की जो प्रणाली है वह सिर्फ कीटों के पास है, अन्य जंतुओं के पास नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। केंचुआ कैसे श्वसन करता है? तो लिखा है कक्षा 6 के अध्याय 6 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है और ये प्रश्न भी पूछा गया है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। तो मेढक मनुष्यों की भांति भी श्वसन कर सकता है और त्वचा से भी श्वसन करता है। और केंचुआ तो त्वचा से ही श्वसन करता है, इसीलिए इसकी जो त्वचा है वह आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। तो ये कीटों के बारे में जान लिया। अब जल में श्वसन कैसे करते हैं जीव जो जल में रहते हैं? तो लिखा है क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? तो कक्षा 6 वाली बुक में मैंने आपको पढ़ाया था कि मछलियों के पास गिल पाए जाते हैं यानी क्लोम पाए जाते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। ये आप देख सकते हैं क्लोम, ये दिखाई गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है जो गैस विनिमय में सहायता करती है। तो क्लोम में रक्त वाहिनियां अधिक होती हैं जो सहायता करती हैं गैस के आदान प्रदान में। अब लिखा है क्या पादप भी श्वसन करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। पादप श्वसन भी करते हैं, अपना भोजन भी बनाते हैं और भोजन से ऊर्जा भी प्राप्त करते हैं। तो लिखा है अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। तो पादप भी श्वसन करते हैं, ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे लिखा है पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
मूल मृदा कणों के बीच खाली स्थानों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा कि यदि गमले में अधिक पानी डाल दिया जाए तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगी और जो पौधा है वह सड़ जाएगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि पौधे भी ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर पौधे ऑक्सीजन की आपूर्ति कैसे करते हैं? ये इसके पहले वाली लेसन में मैंने पढ़ाया था, जब मैंने पादपों में पोषण पढ़ाया था। तब मैंने उसमें बताया था कि जो पौधे होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण के समय अधिक से अधिक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसीलिए कहा जाता है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं, क्योंकि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति है वह पेड़ पौधों से ही होती है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। तो अच्छा लेसन था। आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। श्वसन के बारे में जाना, मानव की श्वसन प्रक्रिया के बारे में जाना और इससे प्रश्न पूछा जाता है। जो मानव की श्वसन प्रक्रिया है उससे प्रश्न पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है कि श्वसन के समय हम वायु को अंदर लेते हैं। ये जो मैंने चित्र के माध्यम से समझाया था, वायु अंदर जाती है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर। और जब वायु बाहर निकलती है तो क्या होता है? पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न यहीं से बना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहीं पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।